आज हर किसी को अपने पैसे रखने के लिए बैंक्स की जरूरत होती है, लेकिन ये वो पहला देश है जिसने सबसे पहले मॉडर्न बैंक की शुरुआत करी थी। आज से लगभग 600 साल पहले इस देश ने पहला मॉडर्न बैंक खोला था। यहाँ का पिज्जा दुनिया भर में फेमस है। जितनी यहाँ की जनसंख्या नहीं है, उससे ज्यादा तो यहाँ पर टूरिस्ट हर साल घूमने आते हैं, क्योंकि इस देश का इतिहास, संस्कृति, इमारतें, रहन सहन, विश्वविद्यालय और अद्भुत आर्किटेक्ट किसी को भी अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ देह व्यापार कानूनी रूप से मान्य है और इस काम से जुड़ी यहाँ 1,20,000 महिलाएं हैं। इसे यूरोप के सबसे अमीर देशों में से एक गिना जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा कैथोलिक धर्म मानने वाला देश है। दोस्तों, ये बेहद ही सुंदर देश है इटली। आज हम इटली के बारे में जानेंगे। यहाँ की संस्कृति, लोग, त्योहार और शानदार इमारतें एक एक चीज इस देश की ढूंढ ढूंढ कर आपको दिखाएंगे, तो बने रहें हमारे साथ। वैसे तो यूरोप के कई देशों में ओपेरा हाउस बनाने का चलन है, लेकिन इटली पहला देश बना था जहां पहली बार ओपेरा हाउस का निर्माण करवाया गया था। ला स्कैला नाम का ये ओपेरा हाउस 1778 में बनकर तैयार हुआ था, जहां क्लासिक म्यूजिक पसंद करने वालों का आना जाना कभी बंद नहीं हुआ। इटली के मिलान शहर में ये ओपेरा हाउस देखने को मिलता है। इटली की आबादी लगभग 6 करोड़ के आसपास है, जिसमें से पुरुषों की आबादी 48.5% है और महिलाओं की संख्या 51.5%। इसीलिए यहाँ 17 लाख से भी ज्यादा महिलाएं अकेली रहती हैं। इटली की महिलाएं लंबे समय तक जिंदा रहती हैं, लगभग 85 से 80 साल, जबकि यहाँ पर पुरुष 70 से 75 साल ही जिंदा रहते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग 35 साल से अधिक उम्र के हैं। ये पूरी आबादी इटली के केवल 20% जमीन पर रहती है, क्योंकि देश का 80% हिस्सा तो जंगलों से, पहाड़ों से और नदियों से घिरा हुआ है। इटली का क्षेत्रफल 3,01,340 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो इसे क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 72वां बड़ा देश बनाता है। इसकी उत्तरी पश्चिम दिशा में फ्रांस देश है, उत्तर की तरफ स्विट्जरलैंड मौजूद है, उत्तर पूर्व की दिशा में ऑस्ट्रिया है और पूर्व की तरफ स्लोवेनिया देश। इसके अलावा इसका एक हिस्सा भूमध्य सागर से लगा हुआ है, जो इसकी इकोनॉमी में अहम भूमिका निभाता है। इसी समंदर से इटली दुनिया भर के देशों से संपर्क जोड़ता है और वहां का सामान लाता है और अपना ले जाता है। यहाँ के 6 करोड़ लोगों में 74% लोग ईसाई धर्म की एक ब्रांच कैथोलिक को मानते हैं, इसीलिए इन्हें रोमन कैथोलिक कहा जाता है। 3% में ईसाई धर्म की दूसरी ब्रांचेस को मानने वाले लोग हैं, जबकि यहाँ पर इस्लाम धर्म को मानने वाले 4% हैं। हिंदू यहाँ 1% की हिस्सेदारी रखते हैं। 0.5% में बौद्धिस्ट हैं और 17.5% में पुराने स्थानीय आस्था को मानने वाले लोग। इटली की आधिकारिक भाषा इटालियन है, जिसे यहाँ के ज्यादातर लोग बोलते हैं। अगर आपको ज्वालामुखी देखना पसंद है तो ये है इटली का माउंट एटना ज्वालामुखी, जो लगातार धधकता रहता है और ये ज्वालामुखी दुनिया के सबसे बड़े एक्टिव वोल्केनोज में से एक है। अगर किसी देश के बारे में अच्छे से जानना है तो उसकी राजधानी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये है इटली की राजधानी रोम, जो ना सिर्फ इटली का सबसे खूबसूरत शहर है, बल्कि पूरे यूरोप में रोम के इतिहास और खूबसूरती की चर्चा करी जाती है। इस शहर को 1753 ईसा पूर्व में बसाया गया था। यहाँ 2 भाई थे, एक का नाम रोमुलस था और दूसरे का रेमस। रोमुलस का अपने भाई से किसी बात से झगड़ा हुआ और उसने अपने भाई को मार दिया, जिसके बाद रोमुलस रोम नाम की इस जगह पर पहुंचा। उसने धीरे धीरे इसे कस्बे में बसाया, फिर कबीले में, और इस तरह 753 में रोम पहली बार अस्तित्व में आया। रोमुलस के नाम पर ही इस जगह का नाम रोम रखा गया है, जो आगे जाकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना। धीरे धीरे समय गुजरता गया और रोम साम्राज्य का हिस्सा बना। उस समय इस साम्राज्य के पास एक बहुत बड़ी सेना थी, जिसमें हजारों सैनिक थे। अपनी संस्कृति थी। यहाँ के लोग
कला से, चित्रकारी से, विज्ञान से और राजनीति से बहुत प्यार करते थे और आगे चलकर रोम को इसी वजह से जाना भी गया। ये है कोलोसियम, जिसे 80 ईस्वी में टाइटस राजा ने बनवाकर पूरा किया। ये एक तरह का स्टेडियम है जो उस समय रोम के राजा और लोगों के लिए मनोरंजन का केंद्र हुआ करता था। इसमें दो योद्धाओं को आपस में लड़ाया जाता, जिसमें एक की मौत होती और दूसरा जीतता। राजा उसे इनाम देता। इस खेल को देखने पूरा शहर इस कोलोसियम में आता। यहाँ पर 50,000 से लेकर 80,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। योद्धाओं की लड़ाई के अलावा जानवरों की लड़ाई और दूसरे खेल भी इस कोलोसियम में खेले जाते थे। ये आज भी प्राचीन रोम की याद दिलाता है और इटली की एक प्रमुख ऐतिहासिक इमारत है। इसकी दीवारें 50 मीटर ऊंची और 189 मीटर लंबी हैं। इसके चारों तरफ बड़े बड़े खंबे खड़े हैं। इस ऐतिहासिक एम्फी थिएटर को लोग देखकर आज भी हैरान रह जाते हैं कि उस जमाने में इसे किस तरह से बनाया गया होगा। ये है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो कि यहाँ की पीसा शहर में मौजूद है। इस मीनार के झुके होने की वजह से दुनिया भर के लोग इसे देखने आते हैं। इसे बनाया गया था 1173 में, जो 200 सालों बाद बनकर तैयार हुई। ये लीनिंग टावर 56 मीटर ऊंचा है। जब ये मीनार बनी थी तब से ये लगातार झुकती जा रही है, लेकिन ये आज भी अपनी उसी खूबसूरती के साथ खड़ी है। पीसा यूनिवर्सिटी और कई चर्च भी हैं जिन्हें यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में रखा हुआ है। इटली में हजारों फाउंटेन देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ का सबसे प्रसिद्ध फाउंटेन है ट्रेनी फाउंटेन, जिसे अभी आप देख रहे हैं। यहाँ हजारों लोग आते हैं। इस फाउंटेन में बनी मूर्तियाँ, पानी के फव्वारे और इमारतें ऐतिहासिक कहानियों और किस्सों से जुड़े हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फाउंटेन में हर साल 13 करोड़ 11 लाख रुपए से भी ज्यादा के सिक्के फेंके जाते हैं। लोग यहाँ आते हैं, सिक्के फेंकते हैं। हर एक दिन में ट्रेनी फाउंटेन में 3,59,000 रुपए के सिक्के यहाँ पर आने वाले लोग फेंक देते हैं। इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि सिक्का फेंकने से वो रोम अपनी जिंदगी में दोबारा आएंगे। यूं तो ये पूरा देश ही खूबसूरती की मिसाल है, लेकिन इसके 4 सबसे प्रमुख शहर हैं, जिसमें से पहले नंबर पर राजधानी रोम है, दूसरे पर फ्लोरेंस शहर, तीसरे पर वेनिस और चौथे पर मिलान शहर। जितनी यहाँ की आबादी है उससे भी ज्यादा इस देश में टूरिस्ट आते हैं। हर साल इटली में 6 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट विजिट कर जाते हैं, जो कि फ्रांस के बाद दूसरा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला देश होता है। इसीलिए इटली की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है। ये है यहाँ की करेंसी यूरो, जो कि भारत के 92 रुपए के बराबर है। यूरो का इस्तेमाल यहाँ 2002 से शुरू हुआ है। इससे पहले इटली के लोग लीरा नाम की करेंसी इस्तेमाल करते थे। इटली में आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि इटली दुनिया के सबसे बूढ़े लोगों के देशों में शामिल है। इसका नंबर 3रा है। यहाँ की 25% आबादी 65 साल से भी ज्यादा की उम्र की है और आबादी का एक बड़ा हिस्सा 35 साल पार कर चुका है। पिछले कुछ दशकों में यहाँ लोग शादी कर ही नहीं रहे, बच्चे पैदा हो ही नहीं रहे, जिससे यहाँ की जनसंख्या में और उम्र के बीच फर्क बढ़ता ही जा रहा है। लोग बूढ़े होते जा रहे हैं और जो जवान हैं वो आबादी बढ़ा ही नहीं रहे। इससे यहाँ काम करने वालों की कमी हो रही है, क्योंकि अगर सभी लोग बूढ़े हो जाएंगे तो काम कौन करेगा। जवान पीढ़ी जो है वो अपने करियर पर ज्यादा फोकस है, इसीलिए बहुत से लोग दूसरे देशों में जाकर भी बस रहे हैं। इससे यहाँ की सरकार पर दबाव पड़ रहा है। बुजुर्गों को पेंशन लंबे समय तक देनी पड़ रही है। उनकी बीमारियों के इलाज में ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। यही वजह है इटली आज नई पीढ़ी चाहता है जो उसके देश को आगे ले जा सके। अगर लोग युवा नहीं होंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। यहाँ काम की कोई कमी नहीं, लेकिन काम करने वालों की कमी है। अगर इटली में इसी तरह से आबादी घटती रही तो आने वाले 20 सालों में जो संख्या 6 करोड़ की है वो 5 करोड़ के आसपास आ सकती है। और ये बात इटली के लिए एक परेशानी वाली है, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। यहाँ के ज्यादातर लोग टूरिज्म इंडस्ट्री
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं। देश के 65% लोग टीचिंग, नर्सिंग और होटल मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हैं। ये है इटली का ऐतिहासिक शहर पोम्पी। आपको अगर रोमन सभ्यता के शुरुआती आर्किटेक्ट को देखना है कि वो लोग किस तरह से अपने शहर बसाया करते थे, किस तरह से अपना जीवन बिताते थे, तो पोम्पी शहर बेस्ट है। हालांकि आज ये शहर तबाह हो चुका है। सैकड़ों साल पहले ये शहर आबाद था, लेकिन जब इसके पास एक ज्वालामुखी फटा तो ये इतना भयानक था कि उसके फटने से पूरा शहर जलकर तबाह हो गया। शहर के लोग तक जिंदा जल गए थे, इसीलिए इसे एक बदनसीब शहर कहा जाता है। 1200 साल बाद जब आर्कियोलॉजिस्टों ने इस शहर की खुदाई करी तो उसमें ये शहर पोम्पी मिला, जो उस समय की याद दिलाता है। उस समय में रोमन साम्राज्य में लोग कैसे रहा करते थे। इटली आज से कई साल पहले ये बात समझ चुका था कि अगर देश को जल्दी से विकास की ओर ले जाना है तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना होगा और उसमें भी ब्रिजों का निर्माण करना होगा। ये है पोंटे वेकियो नाम का इटली में सबसे प्रसिद्ध ब्रिज, जो कि इटली के फ्लोरेंस शहर में मौजूद है। ये ब्रिज 1345 में बनाया गया था। इसकी लंबाई 98 फीट है और आज भी इसका इस्तेमाल शहर के लोग कर रहे हैं। पोंटे वेकियो नाम का ये ब्रिज फ्लोरेंस शहर में एक पर्यटन स्थल के रूप में भी देखा जाता है और इसके आसपास कई दुकानें लगती हैं। हम हमेशा हर देश की कोई न कोई ऐसी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जगह की बात जरूर करते हैं जिसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया होता है, लेकिन यहाँ इटली में इतनी सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं कि हमें भी जानकर हैरानी हुई। इटली के पास कुल मिलाकर 98 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो इसकी विरासत और इतिहास को और ज्यादा दिलचस्प बनाती हैं। जिनमें से एक वर्ल्ड फेमस है रोम का कोलोसियम। नोबेल प्राइज जीतने के मामले में भी यहाँ के लोग काफी आगे हैं। इटली अब तक 14 बार नोबेल प्राइज अपने नाम कर चुका है। 1901 में पहली बार इटली के गुगलिल्मो मैक्रोनी ने फिजिक्स के क्षेत्र में इस पुरस्कार को जीता था और 14वां पुरस्कार टोनी मॉरिसन ने भी लिटरेचर के क्षेत्र में साल 2007 में इसे हासिल किया था। यहाँ के विद्वान लोगों ने लगभग हर क्षेत्र में, जैसे कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में, फिजिक्स में, लिटरेचर में और मेडिसिन में नोबेल प्राइज अपने नाम किया है। 1472 में इटली ही वो पहला देश बना था जिसने आधुनिक बैंक की शुरुआत करी थी। बैंक का मोंटे डी पाशी दी सिएना नाम का बैंक आज से 600 साल पहले इटली ने आधुनिक रूप से खोला था और तब से ही दुनिया भर में बैंक्स खुलने की शुरुआत हुई थी। इटली दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में गिना जाता है, जो सबसे ज्यादा पैसा पर्यटन से कमाता है। देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 15% हिस्सा केवल पर्यटन का है। इसके अलावा दुनिया के सबसे महंगे फैशन के ब्रांड जैसे कि गुच्ची हो गया, प्राडा हो गया, वर्साची हो गया, किसी और देश के नहीं बल्कि इटली के ही हैं। इसके अलावा करोड़ों रुपए में बिकने वाली गाड़ियां जैसे कि फरारी, लैम्बोर्गिनी इटली से ही आती हैं, जिससे काफी सारा मुनाफा हर साल इस देश को होता है। यहाँ का स्वादिष्ट खाना दुनिया भर में फेमस है। कई देशों के रेस्टोरेंट हैं जिनमें हर तरह का खाना मिलता है, फिर चाहे वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन। लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन खाना ही पसंद करते हैं। इटली का पिज्जा बहुत ही फेमस है। जो इटली जाता है वो यहाँ का पिज्जा जरूर टेस्ट करता है। 18वीं शताब्दी में यहीं पर पिज्जा की खोज करी गई थी और वो भी गरीबों के लिए, जो सस्ता हो और जल्दी से बनाया जा सके, ये सोचकर पिज्जा बनाया गया था। धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैलता गया और लोगों को पसंद आने लगा। आज गरीब तो इसे नहीं खा पाते, लेकिन अमीरों की ये पहली पसंद बन चुका है। मार्गरेटा पिज्जा का नाम यहाँ की एक महारानी मार्गरेटा के नाम पर ही रखा गया है। ये है इटली का मिलान शहर। ये शहर अपने फैशन, कला और व्यापार के लिए जाना जाता है। दुओमो दी मिलानो ये शहर का एक लैंडमार्क है, जहाँ की गॉथिक इमारतें मानो अभी भी बोल पड़ेंगी। ये कैथेड्रल पूरे यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा कैथेड्रल है। ये है कास्टेलो फोरोसा। ये किला 15वीं सदी में यहाँ बनाया गया था, जिसमें शहर की संस्कृति को म्यूजियम में संजोकर रखा गया है। ये है
दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक, जिसे बोलोग्ना कहते हैं। इस विश्वविद्यालय को 1088 में बनाया गया था और तब से लेकर आज तक ये लोगों को शिक्षित करता आया है। यहाँ ज्यादातर बच्चों को लैपटॉप और नए जमाने की चीजों के साथ पढ़ाया जाता है। महान कवि दांते भी इसी विश्वविद्यालय से पढ़े थे। ये है इटली का वेनिस शहर। इसे नहरों का शहर भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कोई सड़क नहीं है। सभी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते हैं। इन नाव को ये लोग गोंडोलास कहते हैं। वेनिस शहर की इमारतें गॉथिक, बाइजेंटाइन और रेनेसांसी आर्किटेक्ट के आधार पर बनी हैं। इस शहर का सेंट बासिलिका और डॉक्स पैलेस बहुत ज्यादा मशहूर है। ये है इटली का एक और खूबसूरत शहर फ्लोरेंस। इस शहर को जाना जाता है अपनी कला और विचारों के लिए। इतिहास के महान कलाकारों में से एक लियोनार्डो दा विंची वो इसी शहर में पैदा हुए थे, जिन्होंने कई पेंटिंग्स बनाई, किताबें लिखी। मोनालिसा की पेंटिंग जो रहस्यों से भरी पड़ी है, उसे लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाया था। 1503 से लेकर 1506 के बीच ये पेंटिंग आज भी फ्रांस की राजधानी पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रखी हुई है। इसके अलावा फ्लोरेंस शहर में माइकल एंजेलो ने अपने जीवन का अहम हिस्सा बिताया। माइकल एंजेलो एक फेमस मूर्तिकार थे, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध मूर्तियां बनाई। डेविड की मूर्ति, जिसे 1501 से लेकर 1504 के बीच बनाया। पिएटा, जिसमें मरियम अपने बेटे जीसस को गोद में लिए हुए है। इसके अलावा महान कवि दांते भी फ्लोरेंस में ही पैदा हुए थे।